वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 5 जनवरी 2024 है एंड दोस्तों हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव कोट से शुरुआत करते हैं। कल शायद मैं पॉजिटिव कोट आपके साथ डिस्कस करना भूल गया था, इजंट इट? एनीवेज, रोबिन शर्मा एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। मुझे तो रोबिन शर्मा की किताबें बहुत पसंद आती हैं। द 5 AM क्लब किताब जो है वो मैंने लगभग आप समझ लीजिए 10 बार तो पढ़ी ही है, उससे ज्यादा भी होगी, लेकिन 10 टाइम्स आई हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर एक दूसरी किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसका एक बुक टॉक मैंने अटेंड किया था। वो भी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, मेरे टू डू लिस्ट में डेफिनेटली है। रोबिन शर्मा की बुक्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है। अब इनफ अबाउट रोबिन शर्मा, लेट्स फोकस ऑन हिज कोट। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी डीप बात यहां पर वो कहते हैं। योर आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आई क्यू। योर आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आई क्यू। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वन? गॉड गिफ्ट बहुत सारे लोगों के अंदर गॉड गिफ्ट होती है। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने एक गिफ्ट हमारे अंदर दी है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी गिफ्ट के बारे में पता रहता है कि दिस इज माई गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा टैलेंट है उनके अंदर, तो उस टैलेंट के बारे में उनको पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्योंकि वो टैलेंटेड हैं वो उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, क्योंकि हमेशा टैलेंट जो है वो उनके लिए चीजें जो है वो इजी कर देता है। सो दैट इज समथिंग यू कैन रिलेट विथ योर आई क्यू। एक प्रकार की गिफ्ट, एक प्रकार का टैलेंट। आई क्यू जो है इट इज समथिंग दैट इज गिवन टू यू, राइट? इसको इंप्रूव भी किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं यहां पर उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज है, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ गिफ्ट को भी पीछे रख दे, और ये भी कुदरत ने ही, आप समझ लीजिए, जिन लोगों को कुदरत ने गिफ्ट नहीं दी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर दूसरी गिफ्ट दी है, लेकिन जो लोग ग्रिट ग्रिट का मतलब आप समझ लीजिए कि मेहनत, राइट? जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग एक्शंस लेते हैं, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आउट देयर कि वो लोग, ये जो गिफ्टेड लोग हैं, उनसे कई गुना आगे निकल जाते हैं। सो दिस इज द डीपर मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कोट। योर आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आई क्यू। अगर टैलेंट नहीं भी है तो भी चलो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अगर आप राइट दिशा में, राइट तरीके से प्रैक्टिस करें, राइट एफर्ट्स ले, राइट मेहनत करें, तो जो उस क्षेत्र में जो गिफ्टेड व्यक्ति है ना, उसको भी आप पीछे छोड़ देंगे, आप इतने आगे निकल जाएंगे। एंड दिस रिमाइंड्स अस ऑफ ए वेरी वेरी पुरानी एज वेल एज वेरी सिंपल कहानी, हेयर और टोटोइस की, जो कछुए और खरगोश की कहानी है ना। उसमें क्या होता है, खरगोश वॉज गिफ्टेड टू रन ऑफ कोर्स, लेकिन कंसिस्टेंटली मेहनत करता गया ये कछुआ, और कछुआ जो है वो आगे निकल गया, राइट? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट था ये, तो वी हैव स्पेंट आई थिंक इनफ टाइम अबाउट इट, लेकिन आई एम श्योर आप इसके बारे में सोचेंगे जरूर। एंड नाउ डियर फ्रेंड्स, वी हैव 5 important topics as I told you, right? तो we have import concession। ये हाइंडनबर्ग रो वाला जो टॉपिक है अदानी के साथ जुड़ा हुआ, इसको देखने वाले हैं। दिस वन इज अबाउट साइबर क्राइम, टेरर इन ईरान, जो एक बड़ा सा धमाका हुआ, 2 धमाके हुए। कल मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, और वी हैव लॉन्च्ड इट ऑन स्टडी ग्लोज। इसको मैंने ब्रीफली कवर किया था। आज इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। इंडिया मालदीव्स के बारे में बात करने वाले हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद दिस वन, इंपोर्ट कंसेशंस। बैकग्राउंड में आपको ईवी नजर आ रही है, राइट? तो ट्रेड एग्रीमेंट्स शुड फोकस ऑन ओवरऑल गेन्स, ये इसकी बॉटम लाइन है। ये आर्टिकल जो है इसकी बॉटम लाइन ये है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उसको ओवरऑल गेन के बारे में सोचना चाहिए, किसी एक सेक्टर को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। अब क्यों ये बात हो रही है? देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ तो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन चल रही है। अब ब्रेग्जिट हो गया तो यूके जो है वो ईयू से बाहर निकल गया। अब जब यूके अलग हो गया ईयू से, तो यूके ने भी ये कहा था कि इंडिया के साथ हम और ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, और इंडिया और यूके के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो बिजनेस हो रहा है, जितना होना चाहिए, जो पोटेंशियल है, उससे बहुत ही कम बिजनेस दोनों कर रहे हैं। तो अब इंडिया और यूके के बीच में पिछले कई समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन चल रही है, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन में यूके ने ये एक डिमांड की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत कम करें। यूके जो है वो और ज्यादा ईवीज भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है।
तो ये एक इंपोर्ट कंसेशंस जो हैं, ये एक बहुत ही की इश्यू है जिस पर डिस्कशन चल रही है, और यूके ने एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो भारत के सामने रखी है। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी ब्रांड टेस्ला, एलोन मस्क की जो ईवी कंपनी है, तो टेस्ला ने भी ये कहा था कि हम भारत में फैक्ट्री खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इंपोर्ट टैक्सेस जो हैं उसको कम करने की जरूरत है। राइट। अब इंडियन मार्केट जो है, अगर इसमें ये जो टैरिफ्स हैं या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं उसको कम की जाए, तो बहुत सारी फॉरेन की ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो हमारे देश में आ सकती है। अब डोमेस्टिक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल टाटा, महिंद्रा, मारुति एक्सेट्रा, तो ये सारे जो अलग अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो दिग्गज हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभी ईवी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही स्टार्टिंग फेज में है, इसको एक प्रोटेक्शन मिलने की जरूरत है। अगर ये सारी कंपनीज यहाँ पर आ जाएगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी डिस्टोर्ट हो जाएगा और नई चीजें हम इनोवेट नहीं कर पाएंगे। अभी हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है तो हम थोड़े स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आप इनको इन्वाइट कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज के हमने देखा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जब फॉरेन का कंपटीशन आया है तो कस्टमर्स के लिए चीजें जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि जब कंपटीशन होगी तो सारी कंपनीज जो हैं उनको अपनी गेम नेक्स्ट लेवल पर ले जानी पड़ेगी। तो कंपटीशन हेल्थी भी होती है। इसमें मींस यहां पर जो एक भय दिखाया जा रहा है या फिर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इसका अपोज करे, तो इस पर सरकार को इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से काफी सारी कोशिश की है। सरकार ने ईवी को लेकर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था 2021 में, और इसके लिए 25,938 करोड़ रुपीस जो है इसका इंसेंटिव रखा था। तो इसमें ऑटोमोटिव सेक्टर और लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव देने के लिए ये पीएलआई स्कीम जो है वो लॉन्च की थी। फिर सरकार ने एडवांस्ड सेल प्रोग्राम को लेकर एक स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। तो ये बैटरी के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको लेकर 18,100 करोड़ रुपीस जो सरकार ने है वो अलॉट किए थे। एंड देन वी नो राइट फेम, आई एम श्योर यू नो फेम। फेम का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। तो फेम का थर्ड वर्जन जो है वो अभी कुछ समय में लॉन्च होने वाला है, और अगर ओवरऑल अगर देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ईवी सेल्स इन 2023 अप बाय ओवर 45% कंपेयर टू द ईयर बिफोर दैट। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आई एम श्योर हम भी दिखने लगे, ग्रीन नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल्स और कार्स जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये फेम ने भी अपना एक रोल जो है वो प्ले किया है। अब लोग ईवी क्यों नहीं खरीद रहे हैं, दो बड़े रीजन है। नंबर 1 इज कि ईवी बहुत ही एक्सपेंसिव है। इस कार को या फिर मोटरसाइकिल को खरीदना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल ओला का जो 2 व्हीलर आता है तो उसकी कीमत समवेयर अराउंड 140 के आसपास होती है, 1,40,000 1,50,000 के आसपास, समथिंग अराउंड दैट, टॉप वेरिएंट अगर आप लेंगे तो। और अगर आप जुपिटर एक्टिवा लेंगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 1,00,000 रुपए। तो 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करें। 50,000 का पेट्रोल आप देखेंगे तो लगभग 5 सालों के अंदर आपको उतना पेट्रोल, 5 साल भी नहीं, उससे भी ज्यादा। तो लोग सोचेंगे कि भाई कॉस्ट वाइज ये जो है मीन्स एक बार इसको खरीदना बहुत ही एक्सपेंसिव, भले ही चलाना जो है वो एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन खरीदना जो है वो एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज, खास करके इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन जो है वो उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, बड़े रीजन जिसकी वजह से लोग ईवी खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज फॉर ईवीज इन इंडिया, हमारे यहां पर ऐसा है देश में कि $40,000 से ज्यादा की अगर कोई कार है, राइट, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट सीबीयू जिसको कहते हैं, तो अगर ऐसी कोई कार आप यहां पर इंपोर्ट करें तो 100% ड्यूटी, तो $40,000 ऊपर से $40,000, तो $80,000 की वो कार होगी आपको। अगर $40,000 से कम की कार है तो 70% जितनी ड्यूटी होगी। अगर आप यूएसए, फ्रांस, सऊदी, चाइना ये सारे देशों को देखेंगे तो इसके कंपेरिजन में इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं मीन्स यहां पर हमारे देश में काफी ज्यादा है, ये सारे देशों में इंपोर्ट ड्यूटीज काफी कम हैं। तो अब भारत को इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। देखिए ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल की बात करें $250 बिलियन की इंडस्ट्री है, 4th लार्जेस्ट है इन द ग्लोब आफ्टर चाइना, यूएस, जापान एंड देन कम्स आवर कंट्री इंडिया। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात है, और इसका CAGR जो है बताया जा रहा है 9%। 2022 से 2027 तक ये इंडस्ट्री जो है ये 9% CAGR से ग्रो करेगी। अगर फॉरेन की कंपनीज आती है, यूके और चाइना जैसी कंपनीज जो हैं उनके मॉडल्स जो हैं वो हमारे मॉडल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, तो ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक भय है कि भाई ये आएंगी तो फिर हमारे यहाँ पर इश्यूज हो जाएंगे, तो ये थोड़ा इट्स नॉट दैट प्रॉपर एनालिसिस फ्रॉम देम। ये एक प्रकार का भय है, फियर ऑफ अननोन, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। वी नीड ये इंपोर्ट ड्यूटीज पर फोकस करने से अच्छा है कि हम स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो है उन पर फोकस करें, कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एक्सपांड करें। कुछ चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो शाम को बंद हो जाते हैं, जी हाँ, शाम को बंद हो जाते हैं, मीन्स इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें जो है ऐसे कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इसी के साथ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, अगर आप ICE इंजन वाली कार लेते हैं या फिर IC इंजन जिसको कहते हैं, इंटरनल कंबशन डीजल पेट्रोल वाली कार, तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और ये सारी चीजें ज्यादा होती है। तो
ईवी अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इसमें कुछ अगर छूट मिलेगी तो लोग जो हैं वो ज़्यादा इसको खरीद सकते हैं। वैसे फेम के तहत इस प्रकार की सब्सिडीज देने का जो एक प्रोग्राम है वो चल रहा है। नाउ डियर फ्रेंड्स, द बॉटम लाइन जो है वो ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत अलग अलग देशों के साथ ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक जैसे आरसीईपी और इस प्रकार के ग्रुप्स में ज्वाइंट होना नहीं चाहता है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें ओवरऑल क्या फायदा हो रहा है इस पर फोकस करना चाहिए। ये एक बॉटम लाइन यहां पर दी गई है कि ईवी को अगर आपको ईवी पर ड्यूटीज हटानी पड़े या फिर कम करनी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होगा। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो भी लॉजिकल है। यहां पर कहां चले गए, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। मुइत्जू musings, Maldivian leader should understand that India is good strategic card against overbearing China। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट, ये हैं मोहम्मद या फिर मोहम्मद मुइजू, राइट, मोहम्मद मुइजू, ये मालदीव के प्रेसिडेंट है और इन्होंने ये डिमांड की है कि भारत के जो ट्रूप्स हैं वहां पर, हमारे जो सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉयड हैं, तो उनको भारत वापस बुला ले। अब न्यू दिल्ली और माले के बीच में रिलेशंस जो हैं वो बिगाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो इनकी पार्टी है, राइट, ये मोहम्मद मुइजू साहब की पार्टी। अब इंडिया ने कुछ नेवी के हेलीकॉप्टर्स और कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट जो हैं वो मालदीव को दिए थे, डोनेट किए हैं। और क्यों डोनेट किए हैं? ताकि इवैक्यूएशन का कोई ऑपरेशन है, सर्वेलेंस का कोई ऑपरेशन मालदीव की सरकार करना चाहती है, मालदीव की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स करना चाहती है, तो वो ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं और एयरक्राफ्ट जो हैं इसका इस्तेमाल कर सके। और ये हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए भारत के सोल्जर्स जो हैं उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। मालदीवियन प्रेसिडेंट ने अपने कैंपेन में भी ये थीम को प्राइमरी रखा था कि भारत के साथ, भारत जो है वो हमें डिक्टेट कर रहा है, हम उसकी कठपुतली हैं, वसाल स्टेट बन चुके हैं, भारत जो है वो इंटरफियरेंस कर रहा है, ये सारी चीजें, राइट। और वो कह रहे थे कि भाई इंडियन पर्सोनल जो है, ये हमारे सोल्जर्स हैं, तो उनको वापस भारत बुला ले। ये सारे चार्जेस जो हैं वो उनके गलत हैं। ये गलत चीजों को भी एक पॉलिटिकल ट्रैक्शन जो है वहां पर मिल गया। अभी हमारे मोदी साहब और मुइजू साहब जो है उनकी मुलाकात हुई थी COP 28 में, राइट, जो दुबई में हुई। और इसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि लेट्स क्रिएट ए कोर ग्रुप, एक कोर ग्रुप बनाते हैं, आपके वहां से 3-4 लोग, हमारे यहां से 3-4 लोग, और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना, ये ट्रूप वाला जो इश्यू है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कोई सॉल्यूशन जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जनरली क्या होता है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आते हैं, लेकिन यहां पर मुइज्जू साहब जो है वो चाइना की यात्रा पर जाने वाले हैं। और एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े पावरफुल देशों से इक्वी डिस्टेंस रखना चाहते हैं, ना तो वो चाइना के उतने करीब जाना चाहते हैं ना तो भारत के, लेकिन यहां पर क्लियरली है कि वो भारत से दूर होना चाहते हैं और चाइना से नजदीक जाना चाहते हैं। एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट जो था, जिसको फिर से रिन्यू करना था, तो ये चीज जो है वो भी लैप्स हो चुकी है, राइट। तो मालदीव्स जो है वो इस प्रकार से भारत के साथ रिलेशंस बिगाड़ता जा रहा है। और इस क्षेत्र में एज यू नो कि भारत जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। 2004 की सुनामी में सबसे पहले मदद अगर मालदीव्स की किसी ने की थी तो वो था हमारा देश भारत। 2014 में जो माले हैं तो वहां पर पानी की क्राइसिस, पीने के पानी की क्राइसिस आई थी, तब हमारी नेवी जो है वहां पर पीने का पानी जो है वो पहुंचा रही थी। तो उनको पता है कि वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हम उनके सबसे अच्छे मित्र देश हैं, राइट। वी लुक आफ्टर Maldives and we have looked after Maldives। लेकिन ये सारी चीज़ों की वजह से वो रिलेशंस को बिगाड़ रहे हैं। उनको श्रीलंका से सीखना चाहिए कि चाइनीज लोन्स जो हैं दे आर बेसिकली डेट ट्रैप। और इस प्रकार का मिसबिहेवियर अगर मालदीव्स करता रहेगा तो फिर अमेरिका जो है उसका अटेंशन मालदीव्स पर और ज़्यादा हो सकता है। फिर अमेरिका यहाँ पर पहुंच जाएगा, उसके बाद अमेरिका को निकालना इट्स नॉट दैट ईजी। वो आता भी अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से है। तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जो शायद मालदीव्स डाइजेस्ट ना कर पाए। तो मालदीव्स को अपने हित के बारे में सोचना चाहिए और जिस प्रकार का ये अप्रोच है इसको री-इवैल्यूएट करने की जरूरत है, खास करके उनके प्रेसिडेंट और उनकी पार्टी को। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि ये लोग इतना इजीली नहीं मानेंगे, राइट। एंड ऑफ द डे मालदीव के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जिस सरकार को बिठाया है वो उनके हित के बारे में सोच रही है या फिर उनको नुकसान के बारे में, मींस उनको नुकसान करवाया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली, टू बी ऑनेस्ट। टेरर इन ईरान, वैसे दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बना लिया है तो इसकी बेसिक डिटेल्स आपको पता है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स। में मेन चीज़ों पर ही बात करूंगा। 2 ब्लास्ट हुए। कासिम सुलेमानी एक बहुत बड़ा नाम, एक कल्ट फिगर आप समझ लीजिए, राइट। जैसे हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब जो हैं उनका एक कल्ट फॉलोइंग है, इजंट इट? और वो हैं भी ऐसे, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग होनी ही चाहिए। टू बी, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, राइट, कि अजीत डोभाल साहब जो हैं ही इज वेरी गुड, right? He is one of the best we have।
तो उनकी जो कल्ट फॉलोइंग है, वैसी कल्ट फॉलोइंग, उससे भी ज्यादा कल्ट फॉलोइंग जो है वो कासिम सुलेमानी की थी, राइट। अब ये जो ब्लास्ट हुआ तो इसमें 103 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 200 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं, और आईसिस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है कि ये ब्लास्ट जो है वो आईसिस ने करवाया। क्योंकि ये जो सुलेमानी थे, तो सुलेमानी ने आईसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। शिया मिलिशियास जो हैं उन्होंने आईसिस को सीरिया और इराक में हराने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आईसिस जो है वो एक प्रोटो स्टेट था, एक समझ लीजिए एक सरकार बन चुकी थी। अब ये सरकार नहीं, अब ये एक सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट एंटिटी है, लेकिन इट इज ऑपरेटिंग इन इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, और अलग अलग देशों में आईसिस के नेटवर्क्स भी हैं, उनके स्लीपर सेल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ये जो मेमोरियल हैं, ये मेमोरियल में लोग इकट्ठा हुए थे और ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दूसरी तरफ क्या हुआ, हमने इस चीज को भी, इस वीडियो को भी मैंने कवर किया था कि एक डेप्यूटी चीफ ऑफ हमास, राइट, सालेह, तो सालेह जो हैं तो एक ड्रोन अटैक में, सालेह की जो बेरूट है लेबनान का, तो उसके आउटस्कर्ट में उसकी मृत्यु हो गई। 25 दिसंबर की बात है जब इसराइल ने सीरिया में आईआरजीसी का एक एडवाइजर, यानी कि ये जो आईआरजीसी ग्रुप है, ये एक स्ट्राइक ग्रुप है ईरान का, तो उसका एक बहुत बड़ा लीडर जो है तो उसकी भी मौत हो गई। और यूएसए ने इराक में एक शिया मिलिशिया कमांडर जो है उसकी भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार के बड़े बड़े झटके जो है वो कुछ दिनों के अंदर ईरान को सहने पड़े हैं। और ये चीज ये भी दिखाती है कि इजराइल और हमास का वॉर जो है ये काफी ज्यादा एक्सपांड हो चुका है और ये पूरे रीजन जो है उसको खतरे में डाल रहा है, राइट। अब ईरान को यह समझना चाहिए कि यहां पर और ज्यादा एस्केलेशन अगर वो करेगा तो पूरे क्षेत्र के लिए ये बर्बादियां ही लाएगा। और बेस्ट इज कि ईरान जो है वो रिस्ट्रेंट को प्रैक्टिस करे और इसके साथ साथ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर जोर दे। ये इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में ईरान और ये जिस प्रकार का जियोपॉलिटिक्स यहां पर चल रहा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस जोन है ये, कि यहां पर इस लेवल की राइवलरी है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट baddies.com. साइबर क्राइम इंसिडेंट्स एंड रिपोर्टिंग आर बोथ अप। साइबर क्राइम इंसिडेंट्स भी इंक्रीज हुए हैं और इनकी रिपोर्टिंग जो की जा रही है ये भी नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट मेनी ऑनलाइन यूजर्स आर डिजिटली नाइव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिजिटली नाइव यानी कि उनको डिजिटल ट्रांजैक्शंस और इन सारी चीज़ों को लेकर उतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। 2021 से लेकर 23 के बीच में दोस्तों हमारे देश में 31 लाख साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स हुई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, पहले ऐसा होता था कि आप ट्रेन स्टेशन या फिर रेलवे बस स्टेशन या फिर ट्रेन स्टेशन में जाते हैं तो लोग जो है वो अपना जो बटवा है, अपना जो वॉलेट है, उसको बहुत ही ध्यान रखते हैं ना। जो अगर आपके जीन्स के पीछे के पॉकेट में वॉलेट है तो फिर आप उसको आगे के पॉकेट में डाल देंगे। द रीजन इज पिक पॉकेटिंग, यानी कि जो आपका वॉलेट चोरी हो जाना, ये सारी चीजें, ये हमारे देश में काफी ज्यादा चीजें जो है वो चल रही थी। तो हमारे पैसे फिजिकली ऐसे चुराए जाते थे। अब वक्त ऐसा आ चुका है कि आपको रेलवे स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे जो हैं वो ये डिजिटल चोर जो हैं वो आपके ही अकाउंट में से कहीं दूसरी जगह पर बैठे बैठे पैसे चोरी कर लेंगे। यू सी, तो अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आ चुका है। अब फिजिकल वॉलेट के साथ साथ हमें हमारे डिजिटल वॉलेट या फिर बैंक की भी चिंता करनी है। तो साइबर फ्रॉड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके साथ कंप्लेंट्स जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये 2 सालों के अंदर जो फ्रॉड्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने 10,300 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। 10,300 करोड़ रुपए, दिस मीन्स इतनी बड़ी अमाउंट है। तो फिर लोग सोचेंगे कि भाई क्यों ये कोर्सेस करें, क्यों ये पढ़ाई लिखाई करें, क्यों हम इतने पैसे, इतने रिस्क उठाकर ये फैक्ट्रीज और ये सारी चीजें खोलें। इससे तो अच्छा है कि यही काम कर लें। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना, ये धीरे धीरे साइबर फ्रॉड और ये सारी चीज़ें अभी मीन्स एक पीक पर नज़र आ रही हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में होपफुली ऐसी ऐसी चीज़ें भी आएगी कि ये सारी चीज़ें करना जो है वो दैट्स नॉट पॉसिबल। इट विल बिकम नियरली इम्पॉसिबल। और जो पुलिस हैं उनको चोर की तरह सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा कि इस प्रकार की चोरी हो सकती है। और हमेशा इट्स एन ओपन फील्ड, ये क्रिएटिविटी की ओपन फील्ड है कि नए नए तरीके जो हैं वो क्रिएटर्स निकालते रहेंगे। तो उनको काउंटर करने के लिए एथिकल हैकर्स और ये सारी चीज़ों की भी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। तो जो बेस्ट टैलेंट है, टैलेंट इन द सेंस के राइट एटीट्यूड वाला इंसान जिसके अंदर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, तो ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन वाले लोगों को हमें प्रोटेक्शन के लिए बिठाना पड़ेगा, राइट। और जिस प्रकार के ये कंप्लेंट्स हुई हैं तो इन सारी चीज़ों से, और अवेयरनेस भी चल रही है, तो इसकी वजह से लोग जो है वो साइबर क्राइम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखिए, इलीगल लोन ऐप्स जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जो ओवरसीज फ्रॉड होते थे उसमें 23% जो है ये इलीगल लोन ऐप से किया जाता है। और यहाँ पर चाइना, म्यांमार और कैम्बोडिया से जो ये ऐप्स हैं या फिर ये एंटिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। भारत ने कुछ 600 जितने चाइनीज़ ऐप्स जो हैं उनको भी बैन कर दिया। और उत्तराखंड पुलिस ने अभी कुछ समय पहले ही एक 300 करोड़ रुपए का स्कैम जो है उसको बस्ट किया, राइट। और इसमें 15 फेक चाइनीज ऐप्स जो है वो इन्वॉल्व थे। दूसरा जो चिंता का विषय है वो ये है कि आइडेंटिटी थेफ्ट के माध्यम से इस प्रकार के क्राइम्स जो है वो हो रहे हैं। 15.6 लाख कंप्लेंट्स जो हैं वो ये आइडेंटिटी थेफ्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। ये क्या मैं बोला, आइडेंटिटी थेफ्ट, आई सेड आइडेंटिटी थेफ्ट, ओके, हो जाता है व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग फॉर लाइक 24 मिनट्स, राइट। डू यू नो दिस थिंग, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जैसे हमारी रनिंग की स्टेमिना होती है, राइट, जैसे हमारी जो फिजिकल स्टेमिना होती है, वैसे ही वोकल स्टेमिना भी होती है। डू यू नो दैट वोकल स्टेमिना होती है? यस। एंड दैट्स व्हाई वी सी के जो अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं फॉर एग्जांपल केबीसी चल रहा है तो उसमें बीच में ब्रेक आएगा, तो ब्रेक इज ऑफ कोर्स फॉर एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो ब्रेक इसलिए भी लिया जाता है ताकि उसमें बीच में जो है वो थोड़ी चीज़ों को रिहर्स किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, एंड देन फिर बाद में सारी चीज़ें एडिट होकर ऐसे सामने आती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है, तो वी फाइंड के पीपल आर फ्लॉलेस, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मेन टारगेट जो है वो क्या है। यहाँ पर मेरा टारगेट मेन ये रहता है कि कम से कम समय के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, व्हेन आई से कम आई मीन टू से कि एक राइट अमाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स के आसपास, 30-40 मिनट्स के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो रही है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज विथ फैक्ट्स आपको मिल जाए, इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉलेज, राइट, और ए टच ऑफ विजडम एज वेल, राइट। डोमेस्टिक फ्रॉड के केसेस 8 लाख जितने हुए हैं, और इसमें 11% जो है ये बायोमेट्रिक क्लोनिंग से हुए हैं। इसमें आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स जो हैं उसको भी टारगेट किया गया है। तो ऐसे कुछ 90,000 केसेस हमें देखने को मिले हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स को और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और एज वी नो के कुछ ऐसे जो फॉर एग्जांपल एल्डरली लोग हैं तो दे आर नॉट दैट मच टेक सेवी, तो उनको इनके बारे में उतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उनको थोड़ा हमें एडुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ ब्लैकमेल अब इस लेवल का पहुंच गया है कि इसकी वजह से लोग सुसाइड्स भी करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को क्या है कि भाई उनकी जो इज्जत है, राइट, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, तो लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले थे कि भाई अगर आप पैसे पे नहीं करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, मीन्स उनका एक्सेस ये लोन चाइनीज लोन ऐप्स के पास चला जाता है, और फिर वो सभी को ईमेल और मैसेज करके इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपके ये रिश्तेदार जो हैं उन्होंने ये पैसे हमें नहीं दिए। फिर सेक्सटोर्शन होता है, ऑनलाइन सेक्सटोर्शन के कोई लड़की होती है, फिर वो लड़के के साथ थोड़े दिन बातचीत करती हैं, फिर वो जब वो लड़का कपड़े उतारता है तो वो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, और फिर बताया जाता है कि भाई इतने पैसे दे दे वरना ये तेरे रिश्तेदारों को सेंड कर देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हो रही है। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर पीपल फ्रॉम ऑल दीज साइबर क्राइम्स, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम जो है इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट इरोड होता है, और ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। इफ यू वांट टू गो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ अगर हमें आगे बढ़ना है, कैशलेस इकोनॉमी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए वी नीड दिस ट्रस्ट, और इसके लिए साइबर क्राइम जो है वो खत्म होने चाहिए, तभी ये चीज़ें जो है वो मीन्स लोग इसको फ्रीली यूज कर पाएंगे, इजीली यूज कर पाएंगे। हाइंडनबर्ग रॉ, ये अदानी वाला जो पूरा इश्यू था, तो 1 साल पहले हाइंडनबर्ग नाम की जो एक कंपनी है यूएसए की, तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि अदानी ग्रुप जो है तो इसने कुछ गलत चीज़ें की हैं, राइट, अपनी स्टॉक प्राइसेस जो है उनको बढ़ाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर बहुत सारी ऐसी पिटिशंस जो है वो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया कि भाई ये सेबी के द्वारा नहीं, लेकिन या तो कोर्ट के द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसको मॉनिटर करे, या फिर सीबीआई इसको मॉनिटर करे, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जो जजमेंट आया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटिशंस को रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर ही भरोसा रखा है। सेबी को बेसिकली कुछ 24 चीजें जो हैं वो सॉल्व करनी थी, उसमें से 22 सेबी ने सॉर्ट आउट कर दी है, इन्वेस्टिगेशन कर ली है। 2 ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोसेस है। आई वुड से द रीजन इज कि अभी आपको यूएसए की तरफ से और कुछ यूएसए की जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से आपको कुछ डेटा लेना है, तो अभी वो नहीं मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीनों का वक्त दिया है सभी को कि 3 महीनों के अंदर आप अपनी ये 2 चीजों में जो पेंडिंग इंक्वायरी उसको
खत्म कर दीजिए। अब जो पिटीशंस हैं वो फाइल की गई, तो उसमें एक रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। अब OCCRP जो है उसका रिपोर्ट यह कहता है कि अदानी जो हैं उन्होंने कुछ ओपेक फंड्स जो हैं तो उनके साथ ट्रांजैक्शंस किए हैं। और फिर एक जॉर्ज सोरोस नाम के एक बिलियनर हैं, तो इन्होंने भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बताई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स जो हैं ये कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर हम इसको नहीं ले सकते। किसी ने कुछ कह दिया तो वी कैनॉट टेक इट एज के भाई ये सारी चीज़ें जो है वो सच हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर ही भरोसा रखा है और सेबी ने कहा है कि भाई इस प्रकार की कोई चीज़ जो है वो देखने को अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। और अगर हाइंडनबर्ग और OCCRP के रिपोर्ट्स इतने ही सही होते तो यूएसए की सरकार जो है वो अदानी में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करती। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है तो इसने $553 मिलियन अदानी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। और अब जल्द से जल्द सेबी को अपनी इंक्वायरी खत्म करनी चाहिए ताकि सेबी की भी क्रेडिटेबिलिटी सेबी की भी मेंटेन रहे, और जो अदानी है तो उन पर जो भी चीज़ें लगाई गई, अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, राइट। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो फिर से अदानी पर उतना ही सॉलिड हो चुका है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक रिपोर्ट की वजह से अदानी को अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ था। तो इस प्रकार के रिपोर्ट से हम कैसे हमारी कंपनीज को बचा सकते हैं, ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, राइट, जैसे हमारी कंपनीज जो है वो स्ट्रांग होने लगेगी, ग्लोबल लेवल की होती जाएगी, तो इस प्रकार के अटैक्स भी हमारी कंपनीज पर होते जाएंगे। तो इनकी रक्षा के लिए भी हमें कुछ सोचने की जरूरत है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम ये मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज, आप स्टडी ग्लोज से इसको खरीद सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइट, आई एम थिंकिंग कि ये जो एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस वाला वीडियो जो है ना उसको ओनली फॉर मेंबर्स रखा जाए। और ओनली फॉर मेंबर्स का मतलब यह है कि यूट्यूब में आपको जीपे के माध्यम से आपको पर मंथ एक छोटी अमाउंट जो है फी पे करनी पड़ेगी। तो आई एम थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। तो मैं सोच रहा था कि इस पर हम एक लाइव डिस्कशन कर लें, राइट। तो टेलीग्राम में एक लाइव डिस्कशन करते हैं, मैं जल्दी अनाउंसमेंट कर दूंगा। आई एम श्योर यू आर पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैट ग्रुप, तो नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक्स जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। So that's basically everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.